मेरे चैनल हिस्ट्री बायगान द्वारा निर्मित इस वीडियो में हम प्रख्यात हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जिस वीर अग्नि पुरुष के जीवन के बारे में जानने जा रहे हैं, उनका नाम पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय आखिरी प्रख्यात हिंदू शासक भी थे। पृथ्वीराज का जन्म 1166 में अजमेर के महाराजा सोमेश्वर और कपूरी देवी के यहाँ हुआ था। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ था और उनका जन्म परिवार में कई साजिश और अशांति का कारण बना। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान की राजधानी अजमेर नगर थी, जो उस समय अपने वैभव से सुसज्जित थी। उस समय सोमेश्वर चौहान की वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। सोमेश्वर राजनीतिक विरासत भी थे। हालांकि उनकी राज्य केवल अजमेर तक थी, परंतु बाद में उन्होंने गुजरात में अपनी सीमाओं को दूर तक फैला दिया। सोमेश्वर राज चौहान की मृत्यु के बाद केवल 12 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज का चौहान वंश के सिंहासन पर आलंकन हुआ। पृथ्वीराज जो उस समय नाबालिग थे, अपनी मां करूपा देवी की देख रेख में राजगद्दी पर विराजमान हुए। मां करूपा देवी ने अपने वीर सपूत के राजकाल में मंत्री परिषद के गठन से लेकर कूटनीति और साम्राज्य के विस्तार तक पृथ्वीराज चौहान की पूरी मदद की। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। पृथ्वीराज बचपन से ही न केवल तीर कमान बल्कि भाला, तलवार और शब्द भेदी बाण विद्या में निपुण हो गए थे। श्री राम गुरु जी ने बचपन से ही युद्ध कौशल और रणनीति देखकर ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि पृथ्वीराज का चौहान भविष्य में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कश्मीरी कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि उन्होंने 6 भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। चंद्र बरदाई के लिखे महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को गणित, चिकित्सा, युद्ध नीति, दर्शन शास्त्र और चित्रकला में भी महारत हासिल थी। हल्की उनका सबसे अनूठा कौशल था शब्द भेदी बाण चलाना। पृथ्वीराज को सबसे पहली चुनौती घर के भीतर से ही मिली। आज के गुरुग्राम और तब के गुणापुर के जगीदारी संभाल रहे चचेरे भाई नागार्जुन ने पृथ्वीराज चौहान के राज्य अभिषेक से नाराज होकर बगावत कर दी थी, लेकिन पृथ्वीराज ने इसको अपने सैन्य कौशल से कुचल दिया। पृथ्वीराज तृतीय को देश पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौड़ा के नाम से भी जानता है। राजसूय यज्ञ का वो अधिकारी जो स्वामी धरातल अंबर का, किरणें जिसकी सूरज मांगे जस फीका पड़ा हो चंद्र का। राजसूय यज्ञ करें वो प्रतापी जो धारें धनुष शिव शंकर का। रोग के सांस छिपा रहे मेढक, राज दिया जिसे पोखर का। है इतना सा कन्नौज राज, उसके हैं ये जयचंद राज। हम नहीं जानते हैं उनको, हम नहीं मानते हैं उनको। हमको तो एक नाम मालूम, फैला नभ में जैसे कुमकुम। वो पृथ्वीराज दिल्ली नरेश, उड़ता है नभ में ज्यों खगेश। वाह कवि चंद, वाह। पृथ्वीराज के नाना तोमर वंश के अनंग देव का जब दिल्ली पर आधिपत्य था, उनका कोई वारिस नहीं था। अपने नवासे पृथ्वीराज के युद्ध कौशल और राज्य काज से प्रभावित होकर अनंग देव ने पृथ्वीराज को दिल्ली का अपना साम्राज्य सौंप दिया। उसके बाद पृथ्वीराज ने आसपास के छोटे राज्यों को विजय करके अपने अधीन कर लिया। पृथ्वीराज अपने राज्य विस्तार को लेकर हमेशा सजग रहते थे। पृथ्वीराज की सेना बहुत विशालकाय और संगठित थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत के अलावा वर्तमान समय के राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण कर लिया। उनकी राजधानी अजय मेरू आधुनिक समय में अजमेर के नाम से प्रख्यात में स्थित थी। हालांकि मध्ययुगीन भारत में उन्हें राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ नहीं बेटे, हमारे महल का द्वारपाल बहुत बूढ़ा हो गया था,
इसलिए दिल्ली से हमने ये नया द्वारपाल बुलवाया है। पृथ्वीराज या ऐसा ही कुछ नाम है इसका। बेचारा खड़े खड़े पथरा गया है। आओ। ये स्वयंवर नहीं, खिलवाड़ है। हम तुम्हारा विवाह पृथ्वीराज से कभी नहीं होने देंगे। पृथ्वीराज के सोनीरों ने लोहा लिया हजारों से, कितनों को ही मार गिराया, कुछ डर भागे वारों से। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संजोगिता का प्रेम आज भी भारत के इतिहास में विस्मरणीय है। दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। वहीं संजोगिता के पिता जयद्रथ कुछ राजनीतिक कारणों से पृथ्वीराज के लिए ईर्ष्या भाव रखते थे। इसी दौरान जयद्रथ ने संजोगिता के स्वयंवर का ऐलान किया और दूर दूर से कई देशों के राजाओं को भी निमंत्रण दिया, परंतु पृथ्वीराज को जानबूझकर नहीं बुलाया। अलबत्ता अपने महल के बाहर एक दरबान के रूप में पृथ्वीराज का बुत बनाकर खड़ा कर दिया। इसके बीच पृथ्वीराज बगैर किसी को बताए स्वयंवर में पहुंच गए। ये देखकर जयद्रथ आग बबूला हो गया, लेकिन पृथ्वीराज संजोगिता को लेकर वहां से निकल गए और फिर दिल्ली आकर दोनों ने विवाह कर लिया। जयद्रथ पृथ्वीराज से पहले ही नफरत करता था। स्वयंवर की घटना के बाद उन्होंने पृथ्वीराज को नस्ते नाबूद करने की मुहिम में जुट गए। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगे। जब जयद्रथ को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। शुरुआत में पृथ्वीराज ने कई पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की और गौरी वंश के शासक मोहम्मद गौरी के शुरुआती आक्रमणों को रोका भी। महाराज, शहाबुद्दीन गौरी सामने है। आसमान को छूने वाली इसकी आंखें आज धूल के कण पर भी ठहरा नहीं पा रही हैं। इस नीच को कौन सा दंड दिया जाए महाराज? बंदी बनाकर लाया गया बाघ भी बाघ ही कहलाता है सामंत। हमारा आदेश है कि इसकी बेड़ियां उतार दी जाएं। सामंत, विलंब किस लिए? शहाबुद्दीन गौरी जुर्माने के तौर पर 700 इराकी घोड़े, 20 हाथी और 20 ढालें दे। मंजूर है? हमें मंजूर है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, अब तू मुक्त है। हमें आशा है कि तू अपनी सल्तनत की हद में रहेगा और दूसरों के राज को लालच की नजर से नहीं देखेगा। जब जयद्रथ को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो जयद्रथ ने गौरी को दिल्ली पर हमले के लिए उकसाया और शह पाकर गौरी ने 1,20,000 की विशाल सेना के साथ 1191 ईस्वी में दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। परमवीर पृथ्वीराज चौहान को जब इस युद्ध की सूचना मिली तो उन्होंने गौरी को रोकने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ कूच कर दिया। हरियाणा के तराइन में दोनों विशाल सेनाओं के बीच महासंग्राम हुआ। गौरी की सेना में घुड़सवार तो पृथ्वीराज की सेना में हाथी थे। गौरी की ज्यादातर सेना मारी गई और बचे कुचे सैनिक लेकर गौरी दौड़ने लगा। जख्मी गौरी को पृथ्वीराज ने अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज के हत्थे चढ़ा गौरी काफी शातिर था। उसे पता था कि भारत के राजा शूरवीर, दया और करुणा के भाव से भरे होते हैं, लिहाजा उसने बहाना बनाया और कसम खाई कि वह दोषी तो है परंतु फिर कभी दिल्ली की ओर नहीं देखेगा, और शायद यही पृथ्वीराज से भूल हो गई। हालांकि उनके दरबारियों ने मोहम्मद गौरी को रिहा ना करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन दया की भीख मांगने वाले को दंड देना पृथ्वीराज को अनुचित लगा और उन्होंने उसे रिहा कर दिया। पृथ्वीराज की शत्रु पर दया की ये भूल हिंदुस्तान के इतिहास पर बहुत भारी पड़ गई। जीतता वो हारता, हारता वो जीतता, पृथ्वीराज गिर गया, शहाबुद्दीन तिर गया, ललाट पर
हमारे लिखा हुआ लेख सत्य हो गया, सूर्य अस्त हो। राजा जयचंद्र पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 ईस्वी में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। कहते हैं कि इस बीच जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को बताया कि हिंदुस्तान की ये पुरानी परंपरा रही है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ के सैनिक दुश्मनों पर हमला नहीं बोलते और हथियार नहीं उठाते हैं। लिहाजा गौरी की सेना ने पृथ्वीराज के 100 सैनिकों पर रात में अचानक हमला बोल दिया। जब तक पृथ्वीराज और सैनिक हथियार उठाते तब तक बहुत रक्त बह चुका था। आखिरकार धोखाधड़ी, अमानवीय करतूतों के बूते, अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी, जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्र बरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद्र को भी उनकी गद्दारी का परिणाम मिला और उन्हें भी मार दिया गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गौरी का शासन हो गया। तराइन में पृथ्वीराज की हार को भारत में इस्लामिक विजय की एक ऐतिहासिक घटना के रूप में भी देखा जाता है। एक बाण से लक्ष्य कर मत चुके चौहान, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर घड़ियाल है, मत चुके चौहान। पृथ्वीराज तीर चला। सुल्तान सुल्तान क्षमा हुकुम। उसी समय चंद्र बरदाई लिखित कविता पृथ्वीराज रासों का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और वहां उनको अंधा कर दिया गया। जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले की आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्र बरदाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की। इसी प्रकार चंद्र बरदाई द्वारा बोले गए दोहे 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान, मत चूको चौहान का प्रयोग करते हुए पृथ्वीराज ने गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके बाद चंद्र बरदाई को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी कटार घोंपकर पृथ्वीराज को वीरगति दे दी और उसी कटार से अपनी भी आहुति दे दी। यद्यपि यह कहानी काल्पनिक हो सकती है क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने 1 दशक से अधिक समय तक राज्य करना जारी रखा। अधिकांश मध्य युगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद गौरी ने उसे अपने अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। परंतु कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उनका वध कर दिया गया। मेरे आने वाले वीडियो में हम भारतीय इतिहास की अन्य घटनाओं के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेल करें surbhikhosla@hotmail. Finally, in last, I request you, please like and subscribe my channel History Bygone.